अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, चाइल्ड ऑटिज्म सेंटर्स हैं, और कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आप स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली वीडियो देख लो। उसमें सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई है, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया स्टार्ट करने से पहले हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑटिज़म का मीनिंग है कि एक बच्चे का ब्रेन जो है वो डिफरेंट वे में वर्क करता है। इस वजह से बच्चा दूसरे बच्चों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता, फ्रेंड्स नहीं बना पाता, और दूसरों की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और इसमें जो बच्चा बिहेवियर कर रहा होता है, उसमें वो एक टास्क को बार-बार परफ़ॉर्म कर रहा होता है, और साउंड्स, लाइट और टच, इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा तो बच्चे कानों पे हाथ रख लेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं उनको वो टच भी नहीं करते। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इसमें कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, और अपनी अलग से उनकी वीकनेस भी होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेमोरी उनकी अच्छी हो सकती है, म्यूज़िक में अच्छे हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी अच्छी हो सकती हैं। स्पेक्ट्रम मीन्स के डिफरेंट लोगों में ऑटिज़म डिफरेंट तरीके से शो होता है, या डिफरेंट सिम्पटम्स शो होते हैं। कुछ लोगों में माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं, जैसे उनको थोड़े बहुत सोशल इश्यूज़ होते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत उनकी कम होती है, सोशल इंटरेक्शन कम होता है। कुछ लोगों में मॉडरेट टू सेवियर सिम्पटम्स होते हैं, जैसे उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, और उनको कोई भी टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, केयर गिवर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और कुछ लोग जो हैं वो माइल्ड एंड मॉडरेट के दरमियान में फ़ॉल करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, ऑटिज़म जो है वो हर एक के लिए सेम नहीं होता। कुछ लोगों में माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं, कुछ में मॉडरेट, और कुछ में सेवियर सिम्पटम्स होते हैं, और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस होते हैं। अब देखते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। कोडिंग की बात की जाए तो इसको हम कोड करते हैं F84.0। अब जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसको मैनेज करते हैं, सिम्पटम्स को मैनेज करते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनको करंटली, या फिर अगर उनकी हिस्ट्री देखें, उसमें परसिस्टेंट डेफ़िसिट्स होते हैं सोशल कम्युनिकेशन में एंड सोशल इंटरेक्शन में अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे, स्कूल में, एनवायरनमेंट में उनके परसिस्टेंट डेफ़िसिट्स होते हैं। अब परसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऑनगोइंग होते हैं, चल रहे होते हैं, करंटली प्रेज़ेंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं, और टेम्परेरी नहीं होते, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि इसको मैनेज किया जाता है, प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता। देन डेफ़िसिट्स का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, या फिर इम्पेयरमेंट्स होती हैं। तो परसिस्टेंट डेफ़िसिट्स का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो कि ओवर टाइम तक रहती हैं। पॉइंट 1 इज़ डेफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, ठीक है? फॉर एग्जांपल, एबनॉर्मल सोशल अप्रोच, फेलियर टू नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट, इमोशंस और अफेक्ट, एंड फेलियर टू इनिशिएट। अब इन बच्चों में म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होती, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन नहीं होती, ठीक है? फॉर एग्जांपल, 2 लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है और पहला सुनता है। इन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है? उसके अलावा अगर इनसे आप कोई सवाल करें, तो ये बहुत शॉर्ट सा आंसर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इनसे पूछते हैं, हाउ आर यू? तो ये बोलेंगे ठीक, फाइन, बस इतना शॉर्ट सा ये आंसर करते हैं, ठीक है? और इन रिटर्न ये आपसे नहीं पूछेंगे हाउ आर यू, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड आंसर करते हैं, और ना तो इनका शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इमोशंस वग़ैरह जो हैं वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
सेकंड पॉइंट क्या है कि एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स होते हैं। अब ये जो बच्चे हैं, ये नॉन वर्बल बिहेवियर या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि 93% ऑफ हमारा स्पोकन होता है या लैंग्वेज होता है, उसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल जेस्चर्स को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आई कॉन्टैक्ट ये लोग नहीं करते, उसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो इनके सही नहीं होते, जिसकी वजह से ये नॉन वर्बल बिहेवियर्स या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इस वजह से जब आप इनसे बात करते हो या इनकी थेरेपी करते हो तो आपका ज़्यादा फ़ोकस जो होता है कि इनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे होता है, ताकि आप इनको जेस्चर्स अंडरस्टैंड करवा सको, फेशियल एक्सप्रेशंस को ये अंडरस्टैंड कर सकें और फिर साथ-साथ इनको इमोशंस एक्सप्रेस करना भी हम लोग सिखाते हैं थ्रू थेरेपी। जब हम इनका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन बच्चों को हम मैनेज करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जब ये बच्चे इमोशनली शेयरिंग नहीं कर रहे, बैक एंड फ़ोर्थ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, नॉन वर्बल बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ना ही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं। ना तो ये रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, ना ही मेंटेन कर सकते हैं और ना ही रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है? जब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर पाएँगे? इसकी वजह से इनका दूसरे लोगों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक तो ये इमेजिनेटिव प्ले नहीं कर पाते, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट का रोल होगा वो ये लोग नहीं प्ले कर पाएँगे। हाइड एंड सीक जो बच्चे नॉर्मली खेल सकते हैं वो ये लोग नहीं कर पाते। उसके अलावा ये किसी टॉय के एक पार्ट से खेलते हैं और दूसरों के टॉयज़ में भी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देन रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड मीन नैरो होती हैं, लिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। क्या इनके इंटरेस्ट, इनकी एक्टिविटीज़, इनकी रूटीन्स, उन एक ही रूटीन को ये फॉलो करते रहते हैं और अगर ज़रा-सा भी इनकी रूटीन में चेंज वगैरह आए तो ये टेंट्रम शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीरियोटाइप्ड और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स, ठीक है? यानी जो भी वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो उनको बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं, अगेन एंड अगेन कर रहे होते हैं। देन यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच, ठीक है? सिंपल मोटर स्टीरियोटाइप्स, लाइनिंग अप टॉयज़, टॉयज़ को जो है वो एक ही लाइन में ये लोग अरेंज करते रहते हैं और ऑब्जेक्ट्स को ये ज़्यादा फ्लिप करते रहते हैं। उसके अलावा इकोलेलिया होता है। इको मीन्स रिपीटिंग एंड लेलिया मीन्स स्पीच, मीन्स ये दूसरे लोग जो भी बात करते हैं, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेस हैं, ये बच्चे उनको रिपीट करते हैं। एंड लास्ट पे इडियोसेंक्रेटिक फ्रेजेस ये यूज़ करते हैं, मीन्स इनकी अपना पर्सनल टॉकिंग स्टाइल होता है जो इनके लिए तो मीनिंगफुल होता है, लेकिन दूसरों के लिए ये इतना बेनिफिशियल नहीं होता या दूसरे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पॉइंट 2 इज़ इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, ठीक है? मतलब कि जो सेम इनकी रूटीन्स होती हैं उनको ये फ़ॉलो करते हैं। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के साथ इनकी अटैचमेंट है, फ़ादर के साथ अटैचमेंट है, मदर के साथ है या किसी सिबलिंग्स के साथ है और वो एक टाइम पे ऑफ़िस से, स्कूल से घर पे आते हैं, तो ये बच्चे ठीक रहते हैं। लेकिन अगर किसी टाइम पे वो लोग टाइम से घर पे नहीं आते, सेम रूटीन को फ़ॉलो नहीं करते, तो इन बच्चियों की ये रूटीन जब डिस्टर्ब होती है तो ये बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होते हैं। इन शॉर्ट के सेम रूटीन को ये डेली फॉलो करते हैं एंड देन रिजिड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, इस वजह से चीज़ों को बार-बार रिपीट करते हैं और लास्ट में जो है वो फूड जो है वो सेम खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा फैटी होते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट होंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ उनकी अटैचमेंट होगी, या तो वो प्रॉपर टॉय या कार या डॉल वगैरह इस तरह से नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि बॉटल का कैप हो और किसी कार का व्हील हो, तो उसके साथ वो खेलते रहेंगे, उनको स्पिन करते रहेंगे और उनको टॉयज़ को लाइन अप करते रहेंगे, ठीक है? तो टिपिकली ये अनयूजुअल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ ये खेलते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ हाइपर और हाइपर रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर या ये आप कह लें कि हर्ट तो होते हैं ये, इनको पेन तो होता है, लेकिन ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके अलावा बहुत ज़्यादा शोर हो, उसको ये टॉलरेट नहीं कर पाते, रोना शुरू कर देते हैं, कानों पे हाथ रख लेते हैं।
नेक्स्ट लाइट या कोई मूवमेंट वगैरह जो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा देर तक स्टेयर करते हैं, ठीक है? जबकि नॉर्मल बच्चे अगर आप देखें तो वो ज़्यादा देर तक लाइट को नहीं देखता, ठीक? लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ये ज़्यादा टाइम तक लाइट की तरफ देखते रहते हैं, फैन्स की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि इनके ये बिहेवियर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। क्राइटेरिया सी इज़ सिम्पटम्स जो हैं वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में प्रेज़ेंट होनी चाहिए। 2 साल का जो बच्चा होता है ना उसमें भी सिम्पटम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, लाइक वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता, तो लेकिन फिर भी उस टाइम पे हम उसको डायग्नोज़ नहीं करते, बल्कि हम उस टाइम का वेट करते हैं कि जब बच्चे को सोशल डिमांड्स पूरी करनी चाहिए लेकिन वो उस टाइम पे नहीं कर रहा होता। लाइक जब उसको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा होगा, सोशल इंटरैक्ट नहीं कर रहा होगा, वर्बल नॉन वर्बल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होगा। क्राइटेरिया डी इज़ इन सिम्पटम्स की वजह से बच्चे का सोशली, ओकेशनली और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा होता, टास्क पूरे नहीं कर पा रहा होता, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी जितनी भी फंक्शनिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है इन सिम्पटम्स की वजह से। क्राइटेरिया ई इज़ कि ये डिस्टर्बेंस जो हैं वो किसी और डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ठीक है? और हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को अकर हो रहे हों, और अगर दोनों डिसऑर्डर साइड बाय साइड चल रहे होंगे, साथ-साथ चल रहे होंगे, तो हम दोनों का डायग्नोसिस जो है वो देते हैं। देन हम करंट सेवेरिटी को भी साथ मेंशन करते हैं कि मिनिमल सपोर्ट चाहिए, मॉडरेट सपोर्ट चाहिए या फिर सपोर्ट हर हाल में ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि माइल्ड लेवल के बच्चे जो होते हैं उनको आप मिनिमल सपोर्ट प्रोवाइड करें तो वो उनके सिम्पटम्स जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जिनका सेवेरिटी लेवल ज़्यादा होता है उनको फिर हर टास्क के लिए ही सपोर्ट चाहिए होती है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम ये भी स्पेसिफ़ाई करते हैं कि इसको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है या नहीं है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है या नहीं है। उसके अलावा हम ये भी स्पेसिफ़ाई करते हैं कि इसको कोई नॉन जेनेटिक इश्यू है या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन या एनवायरमेंटल फैक्टर कोई इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसको भी हम स्पेसिफ़ाई करते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये था ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। जॉब अपॉर्च्युनिटी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। आप कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।